हेलो एवरीवन, आई एम सुहानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो बी, जहां हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर जिसका नाम है द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में हमें टोटल 7 टॉपिक्स दिए हुए हैं। पहला टॉपिक दिया हुआ है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकंड है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, थर्ड है गैमेटोजेनेसिस, फोर्थ है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फिफ्थ है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, सिक्स्थ है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और सेवन्थ है हमारा पार्चुएशन एंड लैक्टेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर, जिसमें हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर इनके बाद हम इनके गैमेट्स बनाएंगे जिसको हम कहेंगे गैमेटोजेनेसिस, फिर उसके बाद एक टर्म हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसके बाद गैमेट जो हमने बनाया था उनका हम फर्टिलाइजेशन करा देंगे, फिर हम उनका इम्प्लांटेशन करा देंगे यूट्रस में, फिर प्रेगनेंसी होगी जो कि हम ह्यूमन्स का पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 9th मंथ की प्रेगनेंसी हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी के बीच में हर एक महीने में कैसा उसका डेवलपमेंट होता है, तो उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखेंगे, फिर पार्चुएशन करा देंगे यानी कि उसकी डिलीवरी करा देंगे, एंड देन फिर लास्ट हम देखेंगे लैक्टेशन। लैक्टेशन यानी कि जो हमारा बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी जो हुआ है, उसकी फीडिंग किस तरीके से होगी वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। सबसे पहले हमें यहाँ कुछ इवेंट्स के बारे में बताए हुए हैं जो कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कहलाते हैं। यानी कि सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन में सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होता है गैमेट का बनना। पहले गैमेट बनेंगे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। इन टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब है कि जो स्पर्म होंगे हमारे, जो कि हमारा गैमेट बना है मेल के अंदर, वो स्पर्म को जो है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफ़र करना क्या कहलाएगा, इंसेमिनेशन कहलाएगा। उसके बाद हम उसकी फर्टिलाइजेशन करेंगे, यानी कि जो हमारे मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ करेंगे तो उसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। फिर जब वो फ्यूज़ करने के बाद जब हमारा जाइगोट बन जाएगा तो उसकी इम्प्लांटेशन होगी, जो कि फीमेल के अंदर, फीमेल के यूट्रस में उसकी इम्प्लांटेशन होगी। और फिर 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होगा और उसके बाद पार्चुएशन हो जाएगी यानी कि उसकी डिलीवरी हो जाएगी। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है हमारे पास, सबसे पहले होते हैं हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फिर सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसमें हमारे टेस्टिस आते हैं, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसमें हमारा वास डिफरेंस, एपिडेमिस, प्रोस्टेट और कॉपर्स ग्लैंड, सेमिनल वेसल्स और पेनिस आता है। तो सबसे पहले जो हमारा है टेस्टिस, इसका जो यहाँ पे इस टेस्टिस में होता क्या है, बेसिकली काम जो हमारा होता है वो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म्स का बनना जो होता है वो हमारे टेस्टिस में ही होता है। और सेकेंड जो है हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो आते हैं ना, जैसे कि बॉयज़ के अंदर जो दाढ़ी आना, मूछें आना, उनकी आवाज़ जो है, गले की आवाज़ थोड़ी भारी होना, ये जो भी कैरेक्टर्स है हमारे, वो हमारे इस टेस्टिस से ही आते हैं। फिर हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसमें हमको ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है टॉपिक टेस्टिस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस जो होता है वो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, जो कि पेड होता है, जो कि सिचुएटेड होता है हमारा आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच, जिसको हम क्या कहेंगे, स्क्रॉटम कहेंगे। अब ये जो स्क्रॉटम होता है वो क्या करता है, मेंटेन लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 डिग्री से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक लो टेम्परेचर जो है इस टेस्टिस का मेंटेन करके रखता है, जो कि ज़रूरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो है हमारा ये टेम्परेचर होना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, इसलिए इसको एब्डोमिनल कैविटी के बाहर बनाया गया है और इसको स्क्रोटम में रखा गया ताकि इसका जो है टेम्परेचर मेंटेन रहे। अब इस टेस्टिस की शेप की बात करें तो ये ओवल शेप का होता है। इसकी जो लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। विड्थ जो होती है इसकी वो 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक की होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, टेस्टिस हैज़ 250 कंपार्टमेंट्स। अब इस टेस्टिस के अगर हम अंदर देखेंगे तो इसमें 250 कंपार्टमेंट्स बने हुए। उन कंपार्टमेंट्स का नाम दिया है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और हर एक लोब्यूल्स के अंदर ईच लोब्यूल्स हैज़ 1 to 3 सेमिनोफिरस ट्यूब्यूल्स होती है। ठीक है, तो हमारा जो टेस्टिस था जो कि स्क्रोटम में था, उस स्क्रोटम के अंदर वो क्यों रखा गया है, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। फिर हमने उस टेस्टिस को देखा तो 250 कंपार्टमेंट्स है, और 250 कंपार्टमेंट में भी हमारे क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है ना। उनको टेस्टिकुलर लोब्यूल का, और हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनके पास 2 तरीके की सेल्स होती है, एक होती है मेल जर्म सेल्स और एक होती है सर्टोइल सेल। मेल जर्म सेल का जो दूसरा नाम होता है वो होता है स्पर्मेटोगोनिया। ये ध्यान रखना, ये स्पर्मेटोगोनिया लिखा है। ठीक है, मेल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया एक ही होता है। तो हमको इस डायग्राम से इसको समझते हैं कि ये हमारा सेल है, इस सेल के अंदर क्या है, ये हमारी क्या है, मेल जर्म सेल्स होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो ये लंबे लंबे जो निकले होते हैं उसके अंदर उसको कहते हैं हम सर्टोइल सेल्स कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी सेल्स बनी हुई है। तो इस सेल और इस सेल के बीच में भी कुछ जो सेल्स होती है उनको हम कहेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल्स हम जिनको कहेंगे। और इस स्पेस को जो कहते हैं ना, ये जो जगह है बची, इनको कहेंगे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे। अब ये जो सर्टोइल सेल्स होती है इनका काम क्या होता है, न्यूट्रिशन देने का इस जर्म सेल को, यानी कि जो
मेल जर्म सेल्स हैं इनको न्यूट्रिशन देने का काम जो होता है वो इंसर्टर सेल्स का होता है, ठीक है, जो कि एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, जो कि मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है ना वो उसको ये कलेक्ट करती है, ठीक है, और एक तरीके का ब्लड टेस्टिस जो है बैरियर ये बनाती है। तो ये था हमारा सेमिनिफेरस ट्यूबल के बारे में, जो कि किसके अंदर है, हमारे टेस्टिस के अंदर है। टेस्टिस के अंदर भी कहा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, और हर एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हैं। ओके, और इसी सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर हमारे क्या होंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से आते हैं हमारे, रेट्रोटेस्टिस, वासा एफिनिया, एपिडेमिस, वास डिफेंस। अब इससे क्वेश्चन किस तरीके से आता है, इसके जो सीक्वेंस है इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूबल, जो कि हम अभी पढ़ के आ चुके हैं। तो थ्रू रेट्रोटेस्टिस से होती हुई वो जाती वासा एफिनिया में, वासा एफिनिया से होती हुई जाती एपिडेमिस से, एपिडेमिस से जाती वो वासा डिफेंस में, वासा डिफेंस से वो यूरिनरी ब्लडर में, और यूरिनरी ब्लडर के अंदर यूरेथ्रा आता है जिसके अंदर कुछ इजैकुलेटरी भी शामिल होती है, और ये जाता है हमारा यूरेथ्रा पेनिस के अंदर, जहाँ से हमारे स्पर्म्स जो है आउट होते हैं। और एक चीज़ हमें याद रखनी है कि पेनिस जो है हमारा वो एक कॉमन रीजन है जहाँ से हमारा स्पर्म भी आउट होता है और वहाँ से हमारा यूरिन भी आउट होता है लगना। अब यह पेनिस के बारे में बताएगा, तो हम सबसे पहले पेनिस के बारे में पढ़ेंगे कि पेनिस आखिर है क्या चीज़। पेनिस जो होता है वो हमारा मेल एक्सटर्नल जेनिटल होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज से बना होता है, जो कि हेल्प करता है इसको इंसेमिनेशन के अंदर। और इंसेमिनेशन का मतलब क्या, इंसेमिनेशन का मतलब कि स्पर्म जो है उसका ट्रांसफ़र होना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इंसेमिनेशन कहा जाता है, जो कि इसके पास कुछ स्पेशल सेल्स होती है जो कि उसको इंसेमिनेशन में हेल्प करती है। फिर होता है हमारा एंड ऑफ पेनिस जो होता है उस पर जो है वो कवर्ड होता है एक लूज फोल्ड स्किन से, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लैंड पेनिस बोलते हैं, ठीक है। पेनिस के जो एंड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लैंड पेनिस कहते हैं, जो कि कवर्ड होता है एक लूज फोल्ड स्किन से, जो कि फोल्ड स्किन होती है हमारी। अब ये जो पेनिस जो होता है वो हमारा पास वे है हमारा, जो भी मैंने पहले बता दिया कि इजैकुलेशन के लिए भी और एक्सक्रिएशन के लिए भी। इजैकुलेशन का मतलब जिसमें सीमेन निकलता है, और इसी सीमेन जो कि वाइट कलर का एक फ्लूइड होता है, उसी फ्लूइड के अंदर हमारे स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। और जो एक्सक्रिएशन जो होता है वो यूरिन, यानी कि दोनों का ही एक कॉमन पैसेज है हमारा पेनिस। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि पेनिस जो होता है उसके पास 3 टिश्यूज़ होती है। कैसी होती है, तो सबसे पहले हम ये एक टिश्यू बना दिया यहाँ पर, जो कि इसका ये डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। डोर्सल साइड जो पीछे का साइड होता है उसको हम डोर्सल कहेंगे, और वेंट्रल जो कि हमारे आगे का साइड होगा, ठीक है। तो यहाँ 3 टिश्यूज़ है, एक है हमारी ये और एक ये हमारी ये, जिसका नाम दिया है कॉर्पस कैवेनोसा, ठीक है, जो कि हमारी कैसी स्पॉन्जी टिश्यू से बनी होती है। फिर इसके जो डॉर्सल साइड में जो है जिसका नाम है कॉर्पस स्पोरेंजियसम, इसी के अंदर ही कॉर्पस स्पोरेंजियसम के अंदर ही हमारा क्या होता है, यूरेथ्रा होता है, जो कि हमारे वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो समझ में आया ना कि पीनस के अंदर क्या है, हमारे पास टिश्यू है, जो कि वेंट्रल साइड में कौन सी टिश्यू है, कॉर्पस स्पोंजियसम है, जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहेंगे, जिससे हमारा जो है यूरेथ्रा बाहर निकलेगा। अब ये जो कॉर्पस स्पोंजियसम है इसके टिप में क्या होता है, हमारा ग्लैंस पेनिस लगा होता है, जो कि कवर्ड होता है एक फोर स्किन से। ये फोर स्किन जो होती है इसकी एक विशेषता है कि ये हमारा आगे पीछे हो सकता है, मतलब ये मूवेबल हो सकता है, ठीक है। और इसके जो अराउंड में ग्लैंड होती है उस ग्लैंड को हम कहते हैं टाइसन ग्लैंड कहते हैं। अब ये जो फोर स्किन जो हमने अभी बताई उसका सर्जिकल रिमूवल जो होता है उसका सर्जिकल रिमूवल भी किया जाता है, यानी कि उस फोर स्किन को जो है काट के फेंक दिया जाता है, जिसमें उसको हम क्या कहते हैं, सर्क्यूमेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया। अब कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी होती है मेल के पास। 3 तरह की ग्लैंड्स है हमारे पास, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और हमारा बिल्ब्रेथल ग्लैंड। एक एक करके हम इन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा ग्लैंड है सेमिनल वेसल्स, जो कि 60 to 70 वॉल्यूम ऑफ सेमिन जो क्या होता है हमारा, उसका सेमिनल वेसल्स ही होता है, जो कि सिक्रेट करता है क्या, एल्केलाइन विस्कस फ्लूइड निकालता है, जो कि जिसके अंदर क्या होता है, कंटेन होता है हमारे पास, उसके अंदर क्या होता है हमारे पास, फ्रुक्टोज होता है, जो कि इस फ्रुक्टोज का क्या काम है यहाँ पर, यूज़ फॉर एटीपी प्रोडक्शन बाय स्पर्म, यानी कि स्पर्म के द्वारा जो एटीपी प्रोडक्शन होता है उसके अंदर हेल्प करता है हमारा फ्रुक्टोज। फिर आता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि सिक्रेट करता है मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड। मिल्की होता है एकदम थोड़ा सा वाइटिश और स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड होता है हमारा, जिसमें कंटेन होता है सिट्रिक एसिड, प्रोटीलिक एंजाइम्स और सेमिनल प्लाज्मिन होता है, जो कि एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। सेमिनल प्लाज्मिन जो होता है वो हमारा एंटीबायोटिक होता है, यानी कि कुछ बैक्टीरियाज होंगे तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए वो वहाँ पर होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। और इसी मिल्की की वजह से जो है हमारा जो सीमेन है थोड़ा वाइट कलर का होता है हमारा, ठीक है। फिर थर्ड आ जाते हैं हमारे बिल्ब्रेथल ग्लैंड के ऊपर, जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आता है कि कॉपर्स ग्लैंड क्या है हमारा, तो उसका दूसरा नाम क्या है हमारा, बिल्ब्रेथल ग्लैंड ही है, जो कि साइज ऑफ पीस, यानी कि जो मटर के दाने की जितनी की साइज होती है, ओपन इनटू स्पॉन्जी यूरेथ्रा,
अभी हमने पहले पढ़ा था यूरेथ्रा, जो कि हमारे किसके अंदर था, हमारे कॉर्पस स्पॉन्जियसम के अंदर जो यूरेथ्रा ओपनिंग थी उसी को हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं उसको, स्पॉन्जी यूरेथ्रा हमारा जो था, जो कि ओपन होता है वहाँ पर, जो कि लुब्रिकेशन का काम ये करता है। और एल्कलाइन फ्लूइड होता है जो कि न्यूट्रलाइज करता है हमारी डक्ट को, जो है मेल की जो डक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले हम पहले ये देख लेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है। यानी कि सबसे पहले हम मेल का स्पर्म जो है बना लेंगे, जो हमारा मेल गेमेट जिसको हम कहेंगे वो हम बना लेंगे। फिर हम जाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर और उसके बाद हम oogenesis करके हम ओवम बनाएंगे। फिर जब हमारे दोनों गेमेट हो जाएंगे फिर हम थर्ड टॉपिक में हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले इसके वर्ड्स पे बहुत हमें ध्यान देना है कि यह क्या बोला जा रहा है, क्योंकि इसके जो सिमिलर वर्ड्स है इसमें हम बहुत बार क्वेश्चन में जो है हमको कंफ्यूज करने के लिए दे दिए जाते हैं और हम समझ ही नहीं पाते। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होगा। सबसे पहले हम लोकेशन जान लेते हैं कि ये होगी कहाँ पर। तो हम पहले ही स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं चैप्टर के, ये सेमिनिफेरस ट्यूबिल के अंदर होगी। और सेमिनिफेरस ट्यूबिल क्या थी हमारी, जो कि हमारे टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स थे। उन कंपार्टमेंट्स को हमने टेस्टिकुलर लोबल्स नाम दिया था और हर एक लोबल के अंदर 1 2 3 हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती थी और उसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है हमारी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इस स्पर्म का फॉर्मेशन किस टाइम पे होगा, प्यूबर्टी के टाइम पर ये स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस में हम वही पढ़ के आ चुके हैं। उसके पास दो तरीके की सेल्स थी, एक थी हमारी मेल जर्म सेल्स और एक थी हमारी सर्टोइल सेल्स। तो यहाँ पे वही जो मेल जर्म सेल है जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया भी नाम था, हमने देखा था, जो कि डिप्लॉइड होती है 2n, जिसके पास 46 क्रोमोसोम है, जो कि माइटोसिस करती है। माइटोसिस करके क्या बना लेती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेती है। ठीक है, उसने क्या कर लिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लिया। और इस वाले फेज़ को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन फेज़ कहेंगे। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये हमारा मियोसिस फर्स्ट करेगी। सबसे पहले माइटोसिस हो गया कंप्लीट, अब मियोसिस फर्स्ट होगी। मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, हमारा मियोसिस फर्स्ट बन के हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं फिर ये मियोसिस सेकंड करके, मियोसिस फर्स्ट हो गए, मियोसिस सेकंड करके ये हमारे क्या बना देंगे, स्पर्मेटिड बना लेंगे। तो हमारे पास यहाँ 4 स्पर्मेटिड बन चुके हैं और इस स्पर्मेटिड से हमारे फिर फर्दर क्या बन जाएंगे, स्पर्म्स बन जाएंगे। ठीक है, अब ये जो था हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना और इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हमारा जो स्पर्मेटिड बना, इस वाले फेज़ को हम क्या कहेंगे, मैच्योरेशन फेज कहेंगे। ठीक है, और स्पर्मेटिड से स्पर्म जो बनना होता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। स्पर्मेटिड, ध्यान देना, स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा है इसको हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। लेकिन जो स्पर्मेटोगोनिया या फिर मेल जर्म सेल से जो बन रहा था स्पर्म, यानी कि ये पूरा होल प्रोसेस जो है इसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये बड़ा वाला है स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना स्पर्मियोजेनेसिस है। ठीक है, तो ये चूँकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको अलग से पॉइंट बना के लिखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया या फिर मेल जर्म सेल से बनना स्पर्म, या स्पर्म को हम दूसरा नाम भी कहते हैं स्पर्मेटोजोआ बनना। और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना। दोनों ही प्रोसेस में स्पर्म ही बनेंगे लेकिन बन किससे रहे वो मैटर करता है, या स्पर्मेटोगोनिया या कि मेल जर्म सेल से बन रहा है या फिर वो स्पर्मेटिड से बन रहा है। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ हार्मोन्स का क्या रोल है। ठीक, सबसे पहले आता है हमारा हाइपोथैलेमस, जो कि जिससे सब कुछ निकलते हैं, उससे निकलेगा हमारा गोनाडोट्रोपिन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में होगा। इससे दो तरीके के हार्मोन्स लिखेंगे, पहला है FSH और सेकंड है हमारा LH। FSH की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH की फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये कहाँ पर एक्ट करेगी, क्या सिक्रेट करेगी और किसको स्टिमुलेट करेगी, वह ऐसे ही इधर हम देखेंगे LH जो है कहाँ पे एक्ट करेगा, क्या सिक्रेट करेगा और किसको स्टिमुलेट करेगा। तो जो हमारी FSH जो होती है जो कि एक्ट करेगी हमारे सर्टोइल सेल्स पे। सर्टोइल सेल्स क्या थी हमने पहले ही स्टार्टिंग में पढ़ लिया है। सर्टोइल सेल वो थी जो कि हमारे मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन देने का काम कर रही थी। ठीक है, और ये सर्टोइल सेल मेल जर्म सेल किसके पार्ट्स है, हमारे सेमिनल वेसल्स के पार्ट्स हैं। और सेमिनल वेसल्स किसका पार्ट है, हमारा टेस्टिस के अंदर जो लोब्यूल्स थे उसी का पार्ट है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो FS जो है वो किस पे काम करेगी, सर्टोइल सेल्स पे काम करेगी। और LH जो है हमारी वो लीडिंग सेल्स पे काम करेगी। लीडिंग सेल्स कहाँ होती थी, हमने पहले भी पढ़ा था कि सेमिनल वेसल्स जो हमारी सेल्स थी उनके बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होता था और उसके बीच में भी कुछ हमारी सेल्स होती थी और उस सेल्स को हमने नाम दिया था लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको हमने नाम दिया था। ठीक है, ये उस पर एक्ट करेगी। अब ये क्या सिक्रेट करेगी, कुछ फैक्टर्स ये निकालेगी और ये क्या सिक्रेट करेगी, एंड्रोजन सिक्रेट करेगी। अब ये स्टिमुलेट करेगी स्पर्मियोजेनेसिस को। स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना।
ठीक है। जो छोटा वाला प्रोसेस था हमारा स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, उसको ये स्टिमुलेट करेगी FSH, और LH किसको करेगी, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि जो पूरा होल प्रोसेस है हमारा स्टार्टिंग से लेकर एंड वाला प्रोसेस जो है हमारा, उसको ये स्टिमुलेट करने का काम करेगी। और इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि FSH जो है किसको स्टिमुलेट करती है और LH किसको स्टिमुलेट करती है, और वो क्या सीक्रेट करती है और क्या किस पे वो एक्ट करती है। अब हम इतनी देर से हम क्या कर रहे हैं, हम स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कर रहे हैं, और स्पर्म ये सारी प्रोसेस करने के बाद बना क्या रहे हैं, हम स्पर्म बना रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं कि स्पर्म क्या चीज़ है, कैसा दिखता है ना, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, हम उसको देख लेते हैं। तो ये हमारे स्पर्म का डायग्राम है। इस स्पर्म के अंदर क्या होता है, सबसे पहला जो इसका जो हेड जो होता है, ये हेड होता है। इस हेड में क्या होता है, एक्रोसोम होता है। इस एक्रोसोम्स के बीच में कुछ साइटोप्लाज्म जैसा भरा है, उसके बीच में हमारा न्यूक्लियस है। इसके पास नेक होती है। इसके जो मिडल पीस होता है, इस मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और इसके पास जो टेल होती है जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प करती है। अब हमें यहाँ ह्यूमन मेल की बात करनी है। तो ह्यूमन मेल्स के अंदर क्या होता है, 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं ड्यूरिंग वन कोइटस। ड्यूरिंग वन कोइटस के दौरान क्या होता है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो है प्रोड्यूस करता है एक ह्यूमन मेल, जिसके अंदर में से 60% जो होते हैं हमारे नॉर्मल शेप इन साइज के होंगे, और उन 60% का 40% जो होगा वो हमारा शो करेगा वाइग्रस मोटिलिटी जो शो करेगा। ठीक है। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर के 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। पहला टॉपिक था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि हम समझ के आ चुके हैं, टेस्टिस पढ़ लिया, उसके अंदर क्या क्या है वो सब भी पढ़ लिया। फिर हमारा जो एक टॉपिक था स्पर्मेटोजेनेसिस, वो भी हमने इसी में ही देख लिया। ठीक है। अब आते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, वहाँ पर हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ी थी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पढ़ी थी। यहाँ पर भी हमारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसका नाम है ओवम, और हमारी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होती है जो कि हमारी फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना और वल्वा होता है। ठीक है। अब यह एक मेमरी ग्लैंड का हमको याद रखना, जो कि स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सपोर्ट करती है किसको, ओव्यूलेशन को, यानी कि ओवम जो बनता है, फर्टिलाइजेशन यानी कि जो गैमेट्स मिलते हैं, और प्रेगनेंसी को, बर्थ को और चाइल्ड को। तो ये इतनी सारी चीज़ों को जो है ये क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो मेमरी ग्लैंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, हमारा ओवरी होता है, वो भी हमारा पेड़ होता है। उधर क्या था, हमारा मेल के अंदर था टेस्टिस, और यहाँ हमारा ओवरी जो भी पेड़ है। अब ये लोकेटेड कहाँ है, हमारा लोअर एब्डोमेन में होता है। लेकिन मेल के अंदर क्या था, वो हमारे आउटसाइड द एब्डोमिनल बॉडी था। क्यों, क्योंकि उसको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना था ताकि हमारे स्पर्म बन सके। लेकिन ये फीमेल में क्या होता है, ये हमारे एब्डोमेन यानी कि अंदर ही प्रेजेंट होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2 to 4 सेंटीमीटर, ये लंबा होता है। अब ये जो ओवेरी होता है जो कि कवर्ड होता है एक ओवेरियन स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है। जिसके भी 2 रीजन होते हैं, हमारे पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे फीमेल एसेसरी डक्ट्स के अंदर, जिसमें हमारी आती है ओविडक्ट्स, यूट्रस और वेजाइना। ओके। अब हम एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या है हमारी, जो कि लॉन्ग होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर ये लंबी होती है, जो कि एक्सटेंड होती है हमारी पेरिफेर ऑफ ओवरी। जो पेरिफेर कॉर्टेक्स और मेडुला कॉर्टेक्स हमने पढ़ा था अभी, उसी से ये एक्सटेंड होती है और यूट्रस तक जाती है। और फैलोपियन ट्यूब में भी जो है पार्ट्स होते हैं उसके, इस्थेमस, इम्पिला और इनफंडिबुलम। इससे बहुत क्वेश्चन आता है। इनफंडिबुलम के पास की जो एजेस होती है, उसके एजेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिनको हम फिम्ब्राई कहते हैं, जो कि क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद में ओवम कलेक्ट करने का काम जो होता है हमारा, वो हमारा इसी इनफंडिबुलम का होता है, जो कि हमारे फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट होता है। ठीक है। फिर सेकंड आ जाता है हमारा यूट्रस। यूट्रस जो कि हमारा वॉब होता है। वॉब यानी कि हिंदी में बोले तो गर्भ जो होता है हमारा, वो यूट्रस ही होता है, जहाँ पर बच्चा जो है हमारा इम्प्लांट होता है, वहीं पे हमारा ग्रो करता है। इसका जो शेप होता है इन्वर्टेड पियर की जैसे होता है। इन्वर्टेड पियर जो होता है हमारा, पियर जो फल होता है हमारा, उसको मतलब नाशपाती जिसको हम कहेंगे, नाशपाती ये को अगर हम इन्वर्टेड यानी उसको उल्टा घुमा के रखेंगे ना, तो वो एक तरीके का हमारे को यूट्रस के शेप का ही दिखेगा। ओपन्स जो कि कहाँ होगा, इनटू वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। सर्विक्स से होता है वो वेजाइना में जो हमारा ओपन होगा। सर्विकल कैनाल होती है, जिसमें क्या होता है, कैविटी ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स प्लस वेजाइना, ये दोनों हमारा एक तरीके की बर्थ कैनाल भी इसको हम कहेंगे, और उसको सर्विकल कैनाल भी हम कहेंगे। यूट्रस जो होता है, अब इसकी कुछ पार्ट देखते हैं हम, जिसके अंदर एक्सटर्नल में होता है पेरीमेट्रियम, मिडल में होता है मायोमेट्रियम, और इनर होती है इसकी एंड्रोमेट्रियम।
ठीक है। पेरीमेट्रियम जो कि एक्सटर्नल यानी कि बाहर की तरफ होती है, यानी कि थिन होती है, और अंदर वाली जो लेयर होती है वो हमारी थिक होती है, जिसको मायोमेट्रियम कहते हैं, और जो कि मिडल में है। और एंड्रोमेट्रियम जो कि अंदर ही अंदर होती है, इनर, जो कि ग्लैंडुलर होती है, जिसमें साइक्लिक चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, लेकिन हमको ध्यान में रखना कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो साइक्लिक चेंजेस आएंगे, है ना, वो इसी एंड्रोमेट्रियम में ही आएंगे। ठीक है। तो इससे भी सवाल आता है कि मेंस्ट्रुएशन के साइकिल के दौरान किस वाली जो लेयर में जो है हमारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो एंड्रोमेट्रियम में ही देखने को मिलते हैं। मायोमेट्रियम जो होता है, जो कि थिक होती है, मोटी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और जो कि कॉन्ट्रैक्शन करती है हमारी डिलीवरी के टाइम पे, यानी कि जब डिलीवरी होती है, यानी कि जब हम पार्चुएशन कराते हैं उस वक्त पे जो हमारी मायोमेट्रियम वाली जो लेयर होती है हमारी, वो हमारी कॉन्ट्रैक्शन करती है, यानी कि वही हमारी फैलती है ताकि जो बेबी है वो हमारा बाहर आ सके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल, जिसमें हमारे क्या आता है, मोन प्यूबियस आता है, लेबिरा मेजोरा आता है, लेबिरा माइनोरा आता है, हाइमिन आता है, और क्लिटोरिस आता है। ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं इसको डायग्राम में। जो फीमेल जेनिटल एक्सटर्नल जेनिटल जो होता है उसके हम पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जो मोन प्यूबियस है, जो कि हमारा क्या होता है, क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यूज इसमें होते हैं, प्यूबिक हेयर, यानी कि इस वाले एरिया पे हमारे जो हेयर्स ग्रो करते हैं, जो कि सबसे ऊपर होती है हमारी। ठीक है। तो ये हमारी मोन प्यूबियस है, जिसपे हमारे प्यूबिक हेयर जो हमारे ग्रो होते हैं। फिर आता है हमारा लेबिला मेजोरा, जो कि फ्लैशली फोल्ड टिश्यू होता है, हमारे बाहर की तरफ का जो टिश्यू होता है उसको कहेंगे लेबिला मेजोरा, और अंदर वाला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, लेबिरा माइनोरा होता है। ठीक है। और इसके अंदर वेजाइनल ओपनिंग होती है, इसके बीच वाली में वेजाइनल ओपनिंग होगी, और ये हमारा एनल ओपनिंग है, जहाँ से हमारा एक्सक्रीशन जो हमारा बाहर होता है। ओके। और इन दोनों के बीच का जो एक एरिया होता है उसको हम पेरिनियम एरिया कहते हैं। फिर आता है हमारा मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड जो होता है वो हमारा पेयर स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम ब्रेस्ट कहेंगे। ठीक है। जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू से होता है, जिसमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ जो कि फैट उसमें मौजूद होता है। ठीक है। जो कि डिवाइडेड होता है 15 to 20 मेमरी लोब्स इसमें बनी हुई होती है, और जिसको हम एल्वेलाई करते हैं, जो कि सीक्रेट करती है हमारी मिल्क, और क्या करती है, स्टोर इन कैविटीज ऑफ एल्वेलाई। इस एल्वेलाई के अंदर जो है, इसके अंदर हमारा मिल्क जो स्टोर रहता है। इसके बाद जो होता है, इसका जो सीक्वेंस है, ये किस तरीके से सबसे पहले लोब होगा, फिर वो एल्वेलस में जाएगी, फिर वो डक्ट में जाएगी, फिर वो एम्पुला में, फिर लेक्टिफिरस डक्ट में, और इसके बाद वो निप्पल से बाहर आएगी। तो ये जो सीक्वेंस है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस सीक्वेंस को हमको अच्छे से याद होना चाहिए कि सबसे पहले मेमरी लोब होगी, सेकेंड उसका मेमरी एल्वेलस आएगा, फिर मेमरी ग्लैंड में जाएगी, मेमरी ग्लैंड से वो एम्पुला में जाएगी, एम्पुला से वो लेक्टिफिरस डक्ट में जाएगी, और लास्ट में जो निप्पल होगा जहाँ से मिल्क आउट होता है, उस जगह से हमारा मिल्क आउट हो जाएगा। यह हमें रखना कि निप्पल के जो चारों तरफ एक डार्क स्किन होती है, जिसको हम एरोला कहते हैं। ठीक है। डार्क स्किन अराउंड द निपल, जिसको हम क्या कहेंगे, एरोला कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क जो होता है हमारा, वो कौन से हार्मोन से होता है, वो होता है हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन से, यानी कि जो मिल्क का जो फॉर्मेशन होगा, सिर्फ फॉर्मेशन होगा, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन कंट्रोल करेगा। और इजेकुलेशन जो होगा मिल्क का, यानी कि मिल्क का बाहर आना, वो हमारा ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन, वो हमारा इसमें हेल्प करेगा। और इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन को जो होता है, इसको हम लव हार्मोन कहते हैं। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। जैसे हमने मेल के अंदर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस कराई थी, जिससे हमने स्पर्म्स बनाए थे, जो कि हमारा मेल गेमेट था, वैसे ही हम फीमेल के अंदर oogenesis कराएंगे, जिसमें हम ओवम बनाएंगे, जो कि हमारा फीमेल जो है गेमेट होता है। फिर दोनों गेमेट जब बन जाएंगे, उसके बाद हम इनका फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं oogenesis क्या है। oogenesis जो जिसमें होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवम का जिसमें फॉर्मेशन होता है, वो हमारा oogenesis होता है। मेल के अंदर क्या हो रहा था, मेल के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही थी वो हमारी प्यूबर्टी पे हो रही थी, लेकिन जो फीमेल के अंदर oogenesis जो होती है वो हमारी कब होती है, बिफोर बर्थ, यानी कि जब बर्थ ही नहीं होता है, जब बेबी जो है हमारी मदर के अंदर होता है, जब तभी उसका oogenesis होता है। और लड़कों में क्या होता है, प्यूबर्टी आने के बाद होती है। तो होगा क्या बेसिकली कि बिफोर बर्थ ये प्रोसेस होगा। इसमें क्या होगा, oogonia होगा फीटल पीरियड में, जब हम फीटल के फॉर्म में होते हैं तब उस टाइम पे क्या होगा, ये हमारा माइटोसिस करके प्राइमरी oocytes बन जाएंगे, और इस जगह पे जो है प्रोसेस रुक जाएगी, यानी कि सस्पेंड हो जाएगी। ठीक है। यानी कब तक सस्पेंड रहेगी, है चाइल्डहुड तक सस्पेंड रहेगी। और जब हमारी प्यूबर्टी आएगी, जब हम प्यूबर्टी में आ जाएगी गर्ल्स, उसके बाद में क्या होगी, ये जो हमारी प्राइमरी oocytes थी, ये हमारी क्या बनेगी, सेकेंडरी oocyte बनेगी। और इसके बीच का जो पीरियड है वो हमारा सस्पेंड रहेगा, इसमें कुछ नहीं होगा। तो oogenesis कब होती है, हमारी फीटल पीरियड में ही स्टार्ट हो जाती है, बिफोर द बर्थ, जब हमारे प्राइमरी oocyte बन जाते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी oocytes कब बनते हैं, या फॉर्मेशन ऑफ ओवम जब हमारा कब होता है। तो ये हमारा प्रोसेस कब होता है, बिफोर द बर्थ होता है। ठीक है। अब प्यूबर्टी आ गई, प्यूबर्टी में हमारा सेकेंडरी oocytes बन गए। सेकेंडरी oocytes के बाद वो क्या करेगा, मियोसिस सेकेंड करके हमारा क्या बना लेगा,
हमारा ओवम बना लेगा। और इससे जब सेकेंडरी ओसाइट करेगा तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी और मेयोसिस सेकेंड करके हमारा सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और इससे हमारा ओवम बन जाएगा। तो यही प्रोसेस था हमारा oogenesis में, जिसमें हमारा ओवम बन गया। और ओवम है क्या हमारा, जो कि हमारा फीमेल गेमेट होता है, ठीक है। और मेल में क्या था, हमारा स्पर्म बना था, जो कि हमारा मेल गेमेट था। अब ये गेमेट बन गए हैं, मेल का गेमेट बन गया, फीमेल का गेमेट बन गया। अब इन दोनों की हमको क्या करानी होती है, फ्यूजन कराती है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फर्टिलाइजेशन में जाने से पहले हमें कुछ चीज़ें पढ़नी होगी। उससे पहले वो है हमारा फॉलिकोजेनेसिस पढ़ेंगे और हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ेंगे। फॉलिकोजेनेसिस क्या है, हमारा जो फॉलिकल बनेगा उसका प्रोसेस है, यानी कि पहले तो होगा प्राइमरी फॉलिकल, यानी कि हमारे जो प्राइमरी ओसाइट्स है उसके चारों तरफ ऐसे सेल्स ग्रो होंगे जिसको हम कहेंगे ग्रेनुलोसा सेल्स। इसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। सेकेंडरी फॉलिकल जो होगा उसके अंदर हमारे थीका सेल्स और डेवलप हो जाएंगे इसके चारों तरफ। फिर हमारा टर्शियरी फॉलिकल बनेगा। इस टर्शियरी फॉलिकल में क्या होगा, जो हमारा ये जो हमारा प्राइमरी ओसाइट्स था, इस प्राइमरी ओसाइट से हमारा सेकेंडरी ओसाइट निकल के आ जाएगा। इसके बाद हमारा क्या होगा, इसके बाद हमारा टर्शियरी फॉलिकल्स बनेगा। और टर्शियरी फॉलिकल्स के बाद ये हमारा ग्रेफिन फॉलिकल्स बनेगा, जिसको हम मैच्योर फॉलिकल कहेंगे। और इससे भी क्वेश्चन आता है कि मैच्योर फॉलिकल क्या होता है हमारा, जो हमारा ग्रेफिकन फॉलिकल जिसको हम कहते हैं वो हमारा मैच्योर फॉलिकल है। फिर ये रप्चर होकर, यानी कि टूटने के बाद इसमें से निकलता है सेकेंडरी oocyte बनता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसको हम बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल आखिर होता क्या है। तो ये क्या होता है कि जब जो गर्ल होती है हमारी ना, वो जब 11 to 13 ईयर्स ओल्ड जब हो जाती है, तब उसमें क्या होता है कि उसके पास 2 ओवरीज है, 2 पेयर ऑफ ओवरीज उसके पास होती है। तो हर 28 डेज़ के अंदर, या फिर पूरा 1 मंथ हम मान सकते हैं, 1 मंथ, हर मंथ क्या होता है, उस एक ओवरी से एक ओवम रिलीज़ होता है। वो ओवम किस लिए रिलीज़ होता है, वो ओवम इसलिए रिलीज़ होता है कि कोई स्पर्म आए और उस ओवम का उस स्पर्म के साथ क्या हो, हमारा फ्यूज़न हो, और वो फ्यूज़न होके हमारा फर्टिलाइज हो जाए। फर्टिलाइज होने के बाद वो जाइगोट बन जाए, और जाइगोट से हमारा फीटस, और फीटस से हमारा एम्ब्रियो के बाद हमारा पूरा बेबी जो है हमारा बन जाएगा। लेकिन जब वो ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं होता, यानी कि कोई स्पर्म जो है फीमेल बॉडी के अंदर नहीं आया है, तब वो ओवम का क्या होगा, ठीक है। वो ओवम तो निकल गया है, उसका काम है हर मंथली निकलना। ये जो ओवम होगा ये हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये हमारा यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होगा। यूट्रस के अंदर वो प्रेजेंट है कि स्पर्म आएगा, लेकिन स्पर्म आया ही नहीं है। लेकिन वहाँ पर उसने क्या किया, यूट्रस की जो लाइनिंग है हमारी, वहाँ पर जो है सेल्स ग्रो होने लग गई है, ठीक है। वहाँ पर रेड ब्लड सेल्स जो हमारी वहाँ ग्रो होने लगी है, ताकि स्पर्म आएगा और वहाँ पर उनका फर्टिलाइज होगा। लेकिन स्पर्म आया ही नहीं, उनका फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। तो वो जो लाइनिंग बनी थी उस यूट्रस पे, है ना, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जिसको हम कहेंगे, वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो बनी थी, अब वहाँ पे तो स्पर्म आया ही नहीं, वहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस हुआ ही नहीं। तो उस ओवम के साथ वो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग का जो ब्लड होता है, वो जो है हमारा टूट के हमारा क्या होता है, हमारा थ्रू द वेजाइना, हमारी जो फीमेल जो होती है उनके जेनिटल एरिया के द्वारा जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्लड के थ्रू, ब्लड की फॉर्म में जो है हमारा वो ओवम जो है बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, ठीक है। जो कि हर एक 28 डेज़ का ये साइकिल होता है, यानी 28 डेज़ के बाद में वापस से ये साइकिल रिपीट होता है। तो यही हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जिसको हम कॉमनली पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर क्या होगा, हमारे ब्लड जो है हमारी बाहर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा जो ओवम जो हमारा रिलीज़ किया था बॉडी ने, वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। अब अगर वो फर्टिलाइज हो जाता तो क्या होता, फर्टिलाइज हो जाता तो उनका फ्यूज़न होता, फ्यूज़न होने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाती, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता, फिर हमारा एम्ब्रियो बनता, और एम्ब्रियो से हमारा पूरा डेवलपमेंट होकर हमारा बेबी जो है, न्यू बॉर्न बेबी हमारा हो जाता। लेकिन वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या होगा कि ब्लड के थ्रू वो हमारी बॉडी से आउट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल एब्सेंट है किसी फीमेल के अंदर, तो ये एक इंडिकेटिव हमारा साइन हो सकता है कि जो गर्ल है वो हमारी क्या है, प्रेग्नेंट है, ठीक है। लेकिन इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ना होना सिर्फ प्रेगनेंसी को ही जो है इंडिकेट नहीं करता है। इसके और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि पीसीओडी की जो प्रॉब्लम्स जो हो रही है हमारे आजकल देखने में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो पीसीओडी की प्रॉब्लम्स होती है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारी ओवरी जो होती है उसमें सिस्ट बन जाती है, यानी कि उसमें एक तरह की घाटी बन जाती है। तो उसकी वजह से भी हमारा जो है मेंस्ट्रुएशन फ्लो नहीं आता है, या फिर स्ट्रेस के लिए, या हमारी लाइफस्टाइल हम कैसे रह रहे हैं उस हिसाब से हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये मेंस्ट्रुएशन फ्लो जो है नहीं होता है। हमें अब क्या देखना है, हमें यही देखना है कि इन सब जगह पे ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा FSH जो है वो सबसे पहले तो हाई होता है, ठीक है।
हाई होने के बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। कम होता है कहाँ तक, 14 डेज़ तक। 14 डेज़ यानी कि अगर मान लो किसी फीमेल को एक तारीख को अगर किसी को मेंस्ट्रुएशन आता है, तो मेंस्ट्रुएशन जो टाइम है वो हमारा 5 से 7 डेज़ का नॉर्मल जो है मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। यानी कि 5 डेज़ तक जो है उस फीमेल को क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा, उसकी बॉडी से ब्लड बाहर निकलेगा। तो अगर किसी का जो है फर्स्ट डे जो है हमारा मेंस्ट्रुएशन का है, तो 5 डेज़ तक क्या होगा, हमारा उसका जो FSH जो है जो हाई था जो कि कम होने लगेगा। कम होता रहेगा। होता रहने के बाद में जो 5 से जो 14 डे होगा, उसका 14 डेज़ जो होगा उस पे जाके ये क्या होगा, वापस से जंप करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रोलिक्टिव फॉलिकल फेज जो होता है हमारा, वो 5 to 14 डेज़ के बीच का होता है। अब ये 14 डेज़ क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। अब बाकी में ओवेरियन में क्या हो रहा होता है कि हमारे प्राइमरी से सेकेंडरी बन रहे होते हैं, सेकेंडरी टर्शरी बन रहे होते हैं, टर्शरी से हमारे ग्राफिकन फॉलिकल बन रहे होते हैं। और हार्मोन्स में क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों ही इक्वली चल रहे होते हैं। और हमारे यूट्रेंस इवेंट्स में क्या होता है कि जो हमारी यूट्रेन लाइनिंग है वो हमारी कैसी होने लगती है, टूटने लगती है, ठीक है। इस 5 डेज़ के बाद में क्या होता है, ये फ्लो हो गया, फ्लो ख़त्म हो गया। 1 से 5 डे का फ्लो था, ब्लड का फ्लो, वो ख़त्म हो गया। अब वापस से जो है हमारी लाइनिंग बनने लगेगी, वापस की जो यूट्राइन की जो लाइनिंग है वो वापस से बनने लगेगी। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या होगा, इस 14 डेज़ के बाद में वापस से ग्रो करेगा। वापस से एस्ट्रोजन एक बार बढ़ेगा और फिर वापस से इनका कम होगा, फिर बढ़ेगा। और प्रोजेस्टेरोन भी हमारा बढ़ेगा और फिर हमारा वापस से दोनों ही इक्वल आ जाएंगे। और हमारा LH और FSH क्या है, वो हमारा 14 डेज़ पे जाके हमारा जंप करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, हमारा ओवेरियन में ग्राफिकन जो फॉलिकल्स होंगे उससे हमारा रेप्चर होके क्या निकल जाएगा, सेकेंडरी oocytes निकल जाएंगी। और वापस से हमारा जो FSH LH जो है नॉर्मल हो जाएंगे। और हमारे जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन थे वो भी हमारे आगे जाके हमारे 28 डेज़ के बाद वापस नॉर्मल हो जाएंगे। अब ये जो 14 डेज़ और 28 डेज़ जो हैं, इन दोनों का बीच का जो फेज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूट्रल फेज़ कहते हैं। ये इससे भी क्वेश्चन आता है कि 14 से 28 डेज़ का जो बीच का जो प्रोसेस होता है, या हमसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो यूट्रेन के इवेंट्स है जब वो वापस से मोटी होने लगती है ना। या फिर हमसे पूछा जा सकता है जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जब हमारे हाई होते, पीक पे होते हैं तब। या फिर जब ऐसे पूछा सकता है कि oocytes जब हमारे निकलते हैं, उस वाले फेज़ को हम क्या कहते हैं, तो हम उसको ल्यूट्रल फेज़ कहते हैं, या फिर हमको सीक्रेटरी फेज़ हम उसको कहते हैं, ठीक है। और 28 डेज़ के बाद में वापस से यही साइकिल वापस से आने लग जाएगा। 28 डेज़ के बाद में वापस से हमारी क्या होने लगेगी, ये जो लाइनिंग बनी थी ये हमारी वापस से टूटने लगेगी, फिर वापस बढ़ने लगेगी। और इस तरीके से ये होल प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट हुआ था ये मेनार्क से, जो कि 11 to 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल्स में जो है हमारी ये चला था। और ऐसा चलते चलते जब जो फीमेल होती है वो हमारी 45 से 55 ईयर्स की जब हो जाएगी तब मेनोपॉज हो जाएगा। और उस वक्त पे जो है ये जो साइकिल जो चल रहा है हमारा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अब इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया, हमने इस चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था। फिर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ ली थी जिसमें हमने स्पर्म बना लिए थे। फिर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया। फिर हमने oogenesis करा ली जिसमें हमने ओवम पढ़ लिया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी पढ़ लिया। अब चूँकि ये चैप्टर बहुत ही लंबा है तो इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में इसको हम कवर करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था यही था, और नेक्स्ट पार्ट हम अगले के टॉपिक्स हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाय एंड टेक केयर।